कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स आ चुके हैं आपके पेपर का रिटन सॉल्यूशन लेके। जी हाँ फ्रेंड, बहुत सारे हमारे पास कमेंट आया कि सर वी वांट द रिटन सॉल्यूशन, हमें रिटन सॉल्यूशन चाहिए आपके पेपर का जो आपने दिया इकोनॉमिक्स का। फ्रेंड आज डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ लिख के रिटन फॉर्म में हर एक क्वेश्चन का आंसर। फ्रेंड मेरे पास सेट 1 है, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये अपने पास ये सेट 1 है फ्रेंड, ये अपने पास ये सेट 2 है और फिर अपने पास ये सेट 3 है। इट मींस अपने पास ये तीनों सेट है फ्रेंड अगर बात करें पेपर के रिव्यू को लेते हुए तो फ्रेंड्स आप ये बोल सकते हो जो तीनों पेपर था आपका सेट 1 सेट 2 सेट 3, ये पेपर ऑलमोस्ट सेम था। सिर्फ 2 से 3 ऐसे क्वेश्चंस थे जो डिफरेंट थे और बचे सारे क्वेश्चंस फ्रेंड सेम थे, थोड़ा सा क्वेश्चन आपका ऊपर नीचे बस था। तो फ्रेंड आज इन सारे पेपर्स के सॉल्यूशन की बात करेंगे आप लोगों से। पहले हम लोग उन क्वेश्चंस पे सॉल्यूशन करेंगे लिख के रिटन फॉर्म में जो आपका सेम है, ठीक है, और जो क्वेश्चन डिफरेंट है फ्रेंड्स किसी भी सेट में उसको लास्ट में डिस्कस जरूर करेंगे इस वीडियो में फ्रेंड। तो फ्रेंड्स माय सेल्फ आदित्य प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग आदित्य कॉमर्स अ कंप्लीट एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए क्योंकि चैनल आप लोगों के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए फ्रेंड बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं आपके पेपर के सॉल्यूशन को लेते हुए। फ्रेंड्स क्योंकि बताया मैं जैसे मैं बता रहा हूँ कि पेपर के जो आपका सेट्स था, पेपर के जो क्वेश्चंस थे तीनों सेट्स में वो ऑलमोस्ट सेम थे, तो मैं पहला सेट आपके सामने उठाया हुआ हूँ, ठीक है फ्रेंड, चिंता ना कीजिएगा, सारे क्वेश्चन सेम है। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा और उसका आंसर मैं बोर्ड पे लिखूंगा। अब आपका बहुत क्या है फ्रेंड कि आप उस क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए कि आपके पेपर में कहाँ पे है। क्वेश्चन जरूर होगा फ्रेंड आपके पेपर में, क्वेश्चन नंबर जैसे यहाँ हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 हो तो शायद आपके पेपर में सेट क्वेश्चन नंबर 4 to 5 हो जाए, बट आपको चेक करना है, आपको उस पेपर में आपको क्वेश्चन फ्रेंड जरूर मिलेगा। चलिए फ्रेंड बात करते हैं आपके पेपर का सॉल्यूशन को लेते हैं। फ्रेंड जो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका वो मैं उठाया हुआ हूँ सेट 1 के हिसाब से, बट आप चिंता कीजिएगा जो फ्रेंड आपका क्वेश्चन था आपका कि टोटल रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेलिंग 20 यूनिट्स इज ₹700, मार्जिनल रेवेन्यू अर्न्ड बाय 21st यूनिट इज ₹70। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन था आपका कुछ इस तरह का, तो ये क्वेश्चन था। अब आप फ्रेंड चेक कर लीजिए कि आपके पास जो पेपर था उस पेपर में ये क्वेश्चन किस नंबर पे है। फ्रेंड जो ये क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन का फ्रेंड जो करेक्ट आंसर है आपका वो फ्रेंड है यहाँ पे 770 रुपीज। तो मैं आपको लिख देता हूँ इस क्वेश्चन का फ्रेंड करेक्ट आपका आंसर क्या है 770 रुपीज। फ्रेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप अपने पेपर में आप देख लीजिएगा कि किस नंबर पे क्वेश्चन आपका लाई कर रहा है। चलिए फ्रेंड अब बात करते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन को। तो जो आपका फ्रेंड अगला क्वेश्चन था वो पीपीसी को लेके था, ठीक है फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं जो आपका क्वेश्चन पीपीसी का था जहाँ पे कुछ आपका यह एक्चुअल आउटपुट दिया गया था और इसमें आपका जो फ्रेंड क्वेश्चन था कि A1 A2 आपका एक्चुअल आउटपुट रिप्रेजेंट करता है, P1 P2 पोटेंशियल आउटपुट रिप्रेजेंट करता है, पीपीसी का फ्रेंड क्वेश्चन था। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर फ्रेंड है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप देख लीजिए आपके वो पेपर में आपके सेट में वो किस नंबर पे फ्रेंड क्वेश्चन आ रहा है। तो फ्रेंड वो क्वेश्चन आपका करेक्ट आंसर है वो है A1 to A2, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड आज सारे पेपर बात करेंगे, आपके एनआई के न्यूमेरिकल भी यहाँ पे सॉल्व जरूर करेंगे फ्रेंड आज के पेपर में, ठीक है। चलिए सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे रिटन फॉर्म में आज आपकी डिमांड पे फ्रेंड। फिर फ्रेंड इसी का जो और क्वेश्चन था जहाँ पे कहा गया कि जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था वो कांस्टेंट है, तो पीपीसी जो बनेगा वो क्या बनेगा फ्रेंड, जो पीपीसी बनेगा ऐसे ना वो आपका स्ट्रेट बनेगा। तो फ्रेंड जो इसका सेकंड पार्ट था जो आपका आंसर था वो था फ्रेंड स्ट्रेट। तो ठीक है ना फ्रेंड, आप चेक कर सकते हैं कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन किस नंबर पे आ रहा है। फिर फ्रेंड आपका जो अगला क्वेश्चन था वो था इन परफेक्ट कंपटीशन को लेके कि एवरेज रेवेन्यू रिमेन्स ब्लैंक मार्जिनल रेवेन्यू। तो फ्रेंड आप चेक कर लीजिए कि आपके पेपर में कौन सा क्वेश्चन है और फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो है मोर देन। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है मोर देन, ठीक है ना फ्रेंड। और फ्रेंड इसी में आपका जो और था, इस और में जो क्वेश्चन था कि एक फॉर्म को इक्विलिब्रियम होने के लिए एमसीएमआर क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड एमसीएमआर को पहली बात है इक्वल होना चाहिए और जो दूसरा इसमें फिल द ब्लैंक्स था एंड बियॉन्ड दैट लेवल ऑफ आउटपुट मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी फ्रेंड राइजिंग होना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड। आप चेक कर लीजिएगा कि आपके पेपर में ये किस नंबर पे लाई कर रहा है। फिर आपका जो क्वेश्चन था वो था सप्लाई कर्व को लेकर, सप्लाई कर्व स्ट्रेट लाइन हो और पैरेलल हो वर्टिकल एक्सिस के तो किस नंबर पे तो क्या होगा। तो फ्रेंड इस जो क्वेश्चन था आपका आप चेक कर लिया आपके पेपर में किस नंबर पे आपका आ रहा है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का फ्रेंड जो करेक्ट आंसर है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। तो मैं लिख देता हूं फ्रेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है परफेक्टली इन इलास्टिक
सप्लाई। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन को लेके जो आप पेपर में आया गया था यहाँ पे, वो था फ्रेंड डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फ्रेंड ये जो क्वेश्चन था ना, ये आपका पेपर में अलग अलग था, ठीक है। सेट 1 में, सेट 2, सेट 3 में कुछ अलग था। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो फ्रेंड इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन डिफरेंट है उसको बाद में डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चन सेम है उसको पहले डिस्कस कर लेना आपके साथ रिटन फॉर्म में। फ्रेंड आपका जो क्वेश्चन था कि आपको लॉ ऑफ गेम्यू को एक्सप्लेन करना था एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ड्यूल को लेके फ्रेंड, करेक्ट है ना फ्रेंड। तो चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड कि लॉ ऑफ गेम्यू को लेते हुए, तो फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना था एक सिंपल सा हाइपोथेटिकल सिचुएशन को लेके। तो आप फ्रेंड एक्सप्लेन कर सकते थे लॉ ऑफ गेम्यू को ऐसे लिख के कि बाय यूनिट्स ऑफ, मान लिया कुछ भी आप कंज्यूम कर रहे हो तो यूनिट्स ऑफ कंजप्शन है मेरा यहाँ पे फ्रेंड, यूनिट्स ऑफ कंजप्शन है, कोई भी चीज आप ले लो, यूनिट्स ऑफ कंजप्शन ऑफ कमोडिटी एक्स, ठीक है ना फ्रेंड। और आप यहाँ पे लीजिए अपना एमयू, यहाँ पे आप लिख सकते थे यहाँ पे कि मुझे मैं कंजप्शन को बढ़ा रहा हूँ और जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है डिस्कने वाला वो आपका कम है, 100 है, 50 है, 20 और अपना यहाँ पे फ्रेंड -20 है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। तो आप इसको फ्रेंड एक्सप्लेन कर सकते थे, ठीक है ना। आपको बना के हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आप फ्रेंड इसको एक्सप्लेन करना था। यहाँ पे उन्होंने ग्राफ नहीं मांगा, बट आप इसको ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते थे। और फ्रेंड इसका ग्राफ क्या था, यहाँ पे आपको फ्रेंड प्राइस लिखना चाहिए, यहाँ पे आपको एमयू लिखना होगा फ्रेंड, जिन्होंने एमयू लिखा होगा उनको फुल मार्क्स मिल जाएगा। और यहाँ पे फ्रेंड अपना क्वांटिटी आपको लिखना था, क्वांटिटी जो आप कंज्यूम कर रहे हो, और ग्राफ फ्रेंड आपका ऐसे बनेगा इसका, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड अब बात करते हैं अगला जो इसमें पार्ट और था कि आपको लॉ ऑफ डिमांड को इलोबरेट करना था। तो क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड, क्या करता है फ्रेंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सारे क्वेश्चन आपको 500 मुझे लिखना है आज। तो चलिए फ्रेंड आप क्वेश्चन देख लीजिए कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन किस नंबर पे बस लाई कर रहा है, क्योंकि सारे पेपर का सॉल्यूशन पेपर आपका सेम ही था। तो लॉ ऑफ डीएमयू क्या करता है, लॉ ऑफ डीएमयू कहता है कि प्राइस कम होगा, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड कम होगा एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना फ्रेंड। चलिए आपको इसको भी एक्सप्लेन करना था हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके कि भैया जैसे आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते थे कि यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है, प्राइस 10 से 20 हुआ तो डिमांड आपका प्राइस बढ़ तो डिमांड आपका कम हो गया। तो आप ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते थे किसी भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन को लेके फ्रेंड, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन को लेके। यहाँ पे जो फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन था ना, ये मार्केट एक क्वेश्चन था जो सेट 1 में भी, सेट 2 में भी और सेट 3 में अलग क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था मैं रीड कर देता हूँ। जब क्वेश्चन था फ्रेंड वो था कि मार्केट फॉर अ गुड इज इन इक्विलिब्रियम, एक गुड है जो इक्विलिब्रियम पे है, और हाउ वुड एन इंक्रीज इन इनपुट प्राइस, अगर इनपुट प्राइसेस बढ़ेगा तो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में फिलहाल अभी छोड़ रहा हूँ, लास्ट में डिस्कस जरूर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपके तीनों सेट में अलग अलग है। फिर फ्रेंड आपका जो अगला क्वेश्चन था वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेकर एक न्यूमेरिकल था, जहां पर उन्होंने बोला कि जो इलास्टिसिटी है फ्रेंड, जो इलास्टिसिटी थी आपकी वो आपकी वो थी -0.2 थी फ्रेंड, -0.2 थी। जबकि फ्रेंड आपका जो if there's a change in 5% increase in the price of a good, जबकि जो आपका परसेंटेज दिया गया था, परसेंटेज चेंज इन आपका जो प्राइस क्वेश्चन में दिया गया था वो आपका था यहाँ पे 5%, और आपको कैलकुलेट करना था कि परसेंटेज चेंज कितना होगा क्वांटिटी डिमांड में। फ्रेंड जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ पहले जुड़े हुए थे उनको मैंने एक ट्रिक बताया था अपने न्यूमेरिकल, जब आपका पेपर था बेस्ट स्टडी से, उसके बाद उन्होंने स्टडी से बनाया था कैसे आपको 10 डेज के अंदर पूरे पेपर को कंप्लीट करेंगे, शेड्यूल समझाएंगे, कॉन्सेप्ट समझाएंगे, न्यूमेरिकल समझाएंगे, ग्राफ समझाएंगे। तो उस जो न्यूमेरिकल की वीडियो थी एग्जाम से पहले, जहाँ मैंने आपको ट्रिक दिया था कि जिस भी क्वेश्चन में परसेंटेज की बात होती है वहाँ पे सिंपल एक फॉर्मूला लगाते हैं, वो कौन सा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है ना फ्रेंड, अपना ये फॉर्मूला होता है। तो आप देख सकते हैं ईडी कितना था, ईडी -0.2 था, यहाँ पर रख दीजिए। हमें ये कैलकुलेट करना था तो आप इसको ऐसे लीव कर दिए, फिलहाल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैलकुलेट करना है, और अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपका क्वेश्चन में 5% दिया गया था, ठीक है, आपको फाइनल 5% दिया गया था। तो क्या होगा, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा -0.2 इंटू 5, ठीक है ना फ्रेंड। आप कितना अपना देख सकते हैं वहाँ पे फ्रेंड अपना यहाँ पे। और एक बात और फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हाँ चलिए, तो कितना आपका फ्रेंड आपको यहाँ पे फ्रेंड आपका आ जाएगा माइनस बना जाएगा। इट मीन्स क्या, आपका 1% से क्वांटिटी डिमांड जो होगी वो फॉल कर देगी, प्राइस बढ़ता है आपका तो
आपका क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो -1% आप बोल सकते थे, लेकिन क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे इग्नोर करते हैं तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1% चेंज होगा क्वांटिटी डिमांडेड बाय फ्रेंड। फिर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन था कि आपको कोफिशिएंट को अरेंज करना था, तो चलिए उस कोफिशिएंट को भी अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे उसको फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके सामने। यहाँ पे फिर जो करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर होगा कोफिशिएंट का ना, वो आपका पहले आएगा -0.2, फिर आपका आएगा -1.1, फिर आपका फिर यहाँ पे आएगा -3.1। तो फिर आप चेक कर लीजिएगा सेट 2 सेट 3 जो ये आपके पास है कि उसमें ये क्वेश्चन कहाँ पे है और उसका करेक्ट आंसर फ्रेंड ये है। चलिए फ्रेंड अब बात करते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसे अफेक्ट करता है। तो फ्रेंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसे अफेक्ट करता है कि भाई अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी गुड्स की टेस्ट बदलती है तो उसकी गुड्स की डिमांड भी फ्रेंड बदल जाती है, ठीक है ना। चलिए फिर आपका जो अगला क्वेश्चन था फिर मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं साथ। जो अगला क्वेश्चन था फ्रेंड वो था, हाँ आपका फ्रेंड अगला क्वेश्चन जो आपके पेपर में था वो था कुछ ट्रू फॉल्स को लेके था। आप चेक कर लिया आपके पेपर में कहां पे लाई कर रहा है ये क्वेश्चन। फ्रेंड पेपर ऑलमोस्ट सेम था, बस क्वेश्चन ऊपर नीचे इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट को दिया था, बट कोई बात नहीं है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड आपका, तो कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन था आपका फ्रेंड यहाँ पे कि अगर एवरेज कॉस्ट कर्व कट करता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को क्या कट करता है मिनिमम लेवल पे कि नहीं कट करता, कुछ आपको फ्रेंड यही बताना था। चलिए बात करते हैं फ्रेंड इस क्वेश्चन को लेते हुए कि एवरेज कॉस्ट कर्व कट्स द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट द मिनिमम लेवल। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, फॉल्स, कभी भी नहीं करता, पहली बात है। फिर आपका दूसरा था कि एवरेज एपी और एमपी क्या यू शेप्ड होते हैं, गलत है, ये भी फॉल्स आपका क्वेश्चन आपका फ्रेंड। फिर आपका क्वेश्चन था फ्रेंड कि क्या सारे मार्केट कंडीशन में एआर और एमआर इक्वल होता है। तो फ्रेंड कभी नहीं, सारे मार्केट कंडीशन में इक्वल नहीं होता है आपका, ठीक है, इन परफेक्ट में इक्वल नहीं होता है। तो फिर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, फॉल्स है, ठीक है फ्रेंड। और लास्ट जो क्वेश्चन था फ्रेंड टोटल कॉस्ट कर्व क्या टोटल वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल में होता है। तो फ्रेंड जी हाँ ये आपका ट्रू है फ्रेंड, ठीक है ना फ्रेंड। आपका चलिए क्वेश्चन हो गया। चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 था आपका वो था फ्रेंड ओलिगोपोली को लेके। ओलिगोपोली में आपको मीनिंग बतानी थी दो चीजों की, तो उसको फिलहाल मैं रोक रहा हूँ, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग है, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। फिर आपको जो क्वेश्चन था कि इंक्रीजिंग टर्न टू वेरी फैक्टर क्या होता है, फ्रेंड इसका मतलब होता है कि आपका एक फैक्टर आपका फिक्स्ड है, दूसरे फैक्टर को आप चेंज कर रहे हो, तो चेंज करने की वजह से अगर प्रोडक्शन बढ़ता हो तो उसको बोलते हैं फ्रेंड इंक्रीजिंग टर्न टू अ वेरिएबल फैक्टर। फिर फ्रेंड यहाँ पे बोला कि दो रीजन आपको बताने थे डिक्रीजिंग टर्न टू अ वेरिएबल फैक्टर का, तो क्या बताओगे आप इसमें ये बता सकते हो कि इन प्रॉफिट सब्स्टिट्यूट्स होने की वजह से आप लेबर की जगह पे कैपिटल एम्प्लॉयड कर रहे हो, आप कैपिटल जगह पे लेबर एम्प्लॉयड करो, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। फ्रेंड आप यहाँ पे ये भी बता सकते थे, दूसरा इसमें रीजन दे सकते थे आप कि आप ऑप्टिमम लेवल को क्रॉस कर जा रहे हो, तो ये आपका ऐसा फ्रेंड हो जाएगा। चलिए फ्रेंड बात करते हैं आपका जो आपका फ्रेंड अगला क्वेश्चन था यहाँ पे वो था मूवमेंट अलोंग द, आपका जो फ्रेंड अगला क्वेश्चन था वो था मूवमेंट अलोंग द सेम इंडिफरेंस कर्व। तो फिर आपको यहाँ पे इस चीजों को एक्सप्लेन करना था, तो चलिए फिर यहाँ बात कर लेते हैं कि अगर एक्सप्लेन करा हुआ फॉलोइंग कंडीशंस को तो क्या होगा मूवमेंट अगर सेम इंडिफरेंस कर्व में मूवमेंट हुआ। तो फ्रेंड चलिए देखिए फ्रेंड मानिए फ्रेंड अपना ये इंडिफरेंस फ्रेंड जो क्वेश्चन ऐसा था ना कि जो स्टूडेंट मैक्सिमम यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे इस क्वेश्चन पे, बट चलिए कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे उम्मीद करते हैं। देखिए अपना ये अपना एक इंडिफरेंस कर्व है फ्रेंड, करेक्ट है ना। अब देखिए फ्रेंड अगर बात करते हैं इस इंडिफरेंस कर्व का, तो यहाँ पे मानिए दो पॉइंट अपना ये कॉम्बिनेशन था और मानिए यहाँ पे ये अपना एक कॉम्बिनेशन है। फ्रेंड आपका जो पहला पार्ट कहा कि अगर आप मूवमेंट कर रहे हो सेम इंडिफरेंस कर्व में तो क्या होगा, अगर आप यहाँ से यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि आपको सेटिस्फैक्शन सेम ही मिल रहा है पहले वाले कॉम्बिनेशन से या दूसरे वाले कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि भैया अगर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ सेम इंडिफरेंस कर्व में तो हमें सेटिस्फैक्शन अभी भी सेम ही मिलेगा। लेकिन आपको जो पार्ट बी था कि अगर मैं शिफ्ट करता हूँ लोअर टू हायर इंडिफरेंस कर्व, एक छोटे से बड़े में जाऊंगा ना, तो मेरा सेटिस्फैक्शन यहाँ पे फ्रेंड बढ़ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होता है। फिर आपका बात यहाँ पे था अगला क्वेश्चन में, यहाँ पे था फिर बात करें, फिर आप क्वेश्चन देखिए पेपर में कहाँ पे है, पेपर ऑलमोस्ट सेम था कि प्राइमरी डेफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो। तो फिर ये क्वेश्चन था कुछ आपका ऐसा कि प्राइमरी डेफिसिट अगर जीरो होगा तो जीरो अगर होता है तो उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए था। तो फिर अगर बात करते हैं आपके इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, फिर आप क्या देखते हो, आपका फॉर्मूला जो होता है प्राइमरी डेफिसिट का वो होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट
पेमेंट। आपका फ्रेंड ये करेक्ट है। तो अगर फ्रेंड आपका ये जीरो कब हो सकता है, ये जीरो तभी हो सकता है जब जितना ये हो उतना ही ये हो। अगर अपना 100 ये है, आपका 100 ये हो जाए तो करके आपको जीरो फ्रेंड आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि ये जीरो तब होगा जब फिजिकल डिपॉजिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट होगा। ऑप्शन नंबर फ्रेंड डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर आपका क्वेश्चन था कि अगर सेंट्रल बैंक चाहती है अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना तो क्या करेंगी। तो अगर सेंट्रल बैंक चाहते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए तो उनको फिर अपने सीआरआर को रिड्यूस करना होगा फ्रेंड, रिड्यूस करना होगा। तो आपका करेक्ट आंसर है रिड्यूस द सीआरआर, ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आप चेक करिए फ्रेंड कहाँ पे मिला। फिर फ्रेंड जब बात करते हैं क्वेश्चन का कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स का क्या होता है फ्रेंड, जब बात करते हैं फ्रेंड डायरेक्ट टैक्स का तो ये क्या होता है, ये ऐसे टैक्सेस होते हैं जो डायरेक्टली पेड करते हैं, जबकि फ्रेंड इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जिसको इनडायरेक्टली पेड नहीं करते हैं और जिसका बर्डन कोई एक दूसरे पे शिफ्ट कर सकता है, इसको फ्रेंड बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है ना फ्रेंड। अब आता है फ्रेंड क्वेश्चन पे जो न्यूमेरिकल था एग्रीगेट डिमांड। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है फ्रेंड ये तीनों सेट्स का अलग अलग है, लेकिन मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को तीनों सेट को लेके आपके सामने। ठीक है ना, वन बाय वन सारे सेट को सॉल्व जरूर करेंगे फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड आपका जो सेट वन में जो क्वेश्चन था आपका वो क्या था, आपका था ये कि अगर एमपीसी आपका 0.8 है, अगर आपका एमपीसी 0.8 है आपका और आपका जो चेंज आ रहा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, जो आपका इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रहा है वो आपका था 1000 का, तो आपका पता करना था कि आपका फ्रेंड डेल्टा वाई कितना होगा फ्रेंड। तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड, पहले यहाँ पे के निकालोगे, के का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी का फॉर्मूला होता है। सो के इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी कितना था फ्रेंड, आपको 0.8 था आपका आया था फ्रेंड। के इज इक्वल टू 0.02 आपका आ जाएगा, कटेगा आपका यहाँ पे फ्रेंड 10 जाएगा, आपका फ्रेंड यहाँ पे 5 आ जाएगा, रेट आपका क्या आपका फ्रेंड यहाँ पे 5 आ गया। अब फ्रेंड इसको फॉर्मूला पे रखते हैं डेल्टा आई पे, तो क्या आपका हो जाएगा 5 इज इक्वल टू डेल्टा वाई आपको पता करना था, यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। डेल्टा आई आपका फ्रेंड यहाँ पे 1000 था, आपका फ्रेंड यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 5000 फ्रेंड आपका इस क्वेश्चन का फ्रेंड आपका करेक्ट आंसर था। चलिए आप इसी के बाद कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन था सेट 2 में इस क्वेश्चन को लेकर एग्रीगेट डिमांड को लेकर वो क्या था, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन फ्रेंड आप लोग सामने डिस्कस कर लेते हैं फिलहाल। ठीक है, जो थ्योरी बचा है उसको लास्ट में डिस्कस जरूर करेंगे जो डिफरेंट पेपर्स में आए हुए हैं। तो फ्रेंड आपका जो सेट 2 में आप देखो क्वेश्चन, तो फ्रेंड जब बात करते हैं सेट 2 में देखे ना, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था फ्रेंड यहाँ पे वो था कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका आपको यहाँ पे पता करना था कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, आपको इसमें डेल्टा आई पता करना था। अगर एमपीएस 0.10 हो तो, और आपका दिया गया था चेंज इन वाई आपका फ्रेंड यहाँ पे दिया गया था जो था 15,000 आपका फ्रेंड में आपको क्वेश्चन में दिया गया था। फिर आप फ्रेंड के निकालेंगे, के इक्वल टू एमपीएस फॉर्मूला होता है। सो के इक्वल टू एमपीएस में आपका 0.10 चला जाएगा फ्रेंड, यहाँ से हटाओगे आप यहाँ पे 100 करोगे, कटेगा आपका फ्रेंड के इक्वल टू 10 आ जाएगा। फिर आपका फ्रेंड फॉर्मूला होता है के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा का फॉर्मूला आपका होता है के आपका 10 हो गया, 10 इज इक्वल टू डेल्टा वाई आपका फ्रेंड पता करना था, दिया था 15,000 आपका 15,000 और डेल्टा आई आपका फ्रेंड पता करना था, आप इसको यहाँ पे ऐसे रख दीजिए। तो डेल्टा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 15,000 अपॉन 10 आपको कटोगे आपका फ्रेंड यहाँ पे आ जाएगा 1500 आपका फ्रेंड आपका क्वेश्चन आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो सेट 2 का आंसर क्या फ्रेंड, सेट 2 वालों में जो आपका क्वेश्चन था डिमांड ये था, ये सेट 1 वालों का था। ठीक है ना फ्रेंड, सेट 1 का ये, सेट 2 का ये था। अब चलिए बात करते हैं इसी को लेके सेट 2 जो क्वेश्चन आया था एग्रीगेट डिमांड को लेके वो क्या था फ्रेंड, जो इसमें आपको क्वेश्चन था थोड़ा सा इसमें थोड़ा चेंज किया गया था, वो आपका था न्यूमेरिकल में लेके वो ये था कि फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन था कि आपको इसमें भी चेंज इन फाइनल करना था। आपको इसमें डेल्टा आपका फ्रेंड जो आपको तीसरा सेट का क्वेश्चन था कि आपको चेंज इन डेल्टा वाई निकालना था। अगर आपका फ्रेंड यहाँ पे एमपीसी 0.75 दिया गया हो तो आपका फ्रेंड यहाँ पे एमपीसी आपका, अगर आपका फ्रेंड यहाँ पे एमपीसी जो क्वेश्चन में गिवन था वो था 0.75 क्वेश्चन में फ्रेंड यहाँ पे गिवन था। चलिए, और आपको डेल्टा आई क्वेश्चन में गिवन था जो था 2000, डेल्टा आई फ्रेंड 2000 था फ्रेंड। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम था सेट 1 की तरह, टोटली क्वेश्चन सेम था। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा के इज इक्वल डेल्टा 1/1 माइनस एमपीसी आपका फ्रेंड यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी 0.75 फ्रेंड था आपका आ जाएगा यहाँ से 1/0.25 फ्रेंड आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपका के यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका फ्रेंड यहाँ पे के इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब आप रखते हो फॉर्मूले पे के डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई अपने फॉर्मूले पे रखते हो, आपके फ्रेंड ये 4 इक्वल टू डेल्टा वाई क्या दिया गया, डेल्टा वाई को कैलकुलेट करना था, लीव इट। डेल्टा आई आपका फ्रेंड क्वेश्चन में दिया था 2000, तो आपका फ्रेंड इसको मल्टीप्लाई करते हैं
तो डेल्टा वाई आपका आ जाएगा फ्रेंड 8000 फ्रेंड, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं फिर से आपको जो क्वेश्चन था अपना, यहाँ पे आते हैं अपने पेपर को लेते हुए कि फ्रेंड आपके ये सेट 3 का क्वेश्चन था। क्लियर फ्रेंड, आपका सेट 1 सेट 2 सेट 3 का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए ना बात करते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन था इसमें लेते हुए, वो था कि एक्सेस डिमांड क्या होता है फ्रेंड, और डिफिसिट डिमांड एक्सेस डिमांड क्या होता है। तो आपको सब एक्सप्लेन करना था फ्रेंड, ये भी आपके पेपर्स में सेम था। चलिए इसको बात कर लेते हैं कि एक्सेस डिमांड होता क्या है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ग्राफ के थ्रू क्या होता है। तो फ्रेंड जिस भी स्टूडेंट ने ये ग्राफ बनाया हुआ एक्सेस डिमांड के अंदर में, उसको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएगा। कौन से ग्राफ से, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। डेल्टा वाई एक्स हो गया अपना फ्रेंड, यहाँ पे अपना इनकम हो गया। यहाँ पे अपना बात करते हैं एक्सपेंडिचर, लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपना एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दोनों आपका सही था फ्रेंड आपका। तो फ्रेंड ये डेल्टा अपना ये एएस था, जो फ्रेंड अपना एडी था, और ये अपना एग्रीगेट ये था। करेक्ट है फ्रेंड, अपना ये अपना हो गया। अब ये भी अपना हो गया डेल्टा वाई, ठीक है। और अपना फ्रेंड ये भी अपना इक्विलिब्रियम बन रहा था, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट ने अपने इस पॉइंट को ग्राफ समझाया होगा, इसे कहते हैं फ्रेंड अपना एक्सेस डिमांड है। तो जिस भी स्टूडेंट ने समझाया होगा फ्रेंड, ये ग्राफ बना के उसको फुल में से फुल मार्क्स पढ़ने यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं आपको जो अगला क्वेश्चन था यहाँ पे कि मीनिंग क्या थी एक्सटेंड सेविंग की। तो एक्सटेंड सेविंग क्या होता है फ्रेंड, जो पहले कोई बिल करता है कि भैया मैं सेव करूंगा, उसको एक्सटेंड सेविंग करते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। जहाँ पे जितने लोग जॉब करने वाले थे सबको जॉब मिल जाती है, उसको फुल एम्प्लॉयमेंट फ्रेंड्स कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। आपको जो अगला क्वेश्चन था ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे फ्रेंड, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे ये कंजप्शन बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, आपकी इनकम जीरो थी, तो जो ये कंज्यूम होता है फ्रेंड, इसको ऑटोनोमस कंजप्शन करते हैं फ्रेंड। तो जिस स्टूडेंट ने ये ग्राफ बना के समझाया होगा उसको फुल में से फुल मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे चलिए तो आप देख सकते हैं आपके पेपर में क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा, बट क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में ये फ्रेंड जो अलग है उसको डिस्कस जरूर करेंगे आज लास्ट में। चलिए फ्रेंड, अब अगले क्वेश्चन पे जो आपका था कि फिर से आपका क्वेश्चन जो था फ्रेंड आपको बताना था कि भैया ये वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है कि कैपिटल रिसिप्ट में आता है फ्रेंड। तो मैं आपको बता देता हूँ, फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर विक्टिम्स इन अ फ्लड अफेक्टेड एरिया क्या होगा। तो फ्रेंड ये जो है आपका, ये अपना रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्लियर है फ्रेंड्स। और आपका जो अगला पार्ट था सेल ऑफ शेयर्स ऑफ ए पब्लिक सेक्टर टू अ प्राइवेट सेक्टर, तो क्या होगा आपका फ्रेंड, आपका ये कैपिटल रिसिप्ट अपना फ्रेंड ये है, अपना कैपिटल रिसिप्ट है। डिविडेंड अगर कोई पेड करता है तो रेवेन्यू रिसिप्ट है फ्रेंड, रेवेन्यू रिसिप्ट है। और अगर कोई बोरोविंग होता है फ्रेंड आपका, तो ये अपना कैपिटल रिसिप्ट है। फ्रेंड आपका जो पहला क्वेश्चन का आपका आंसर ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का आपका ये आंसर है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फ्यूचर में काम आएगा फ्रेंड। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होता है जिसमें बोरोविंग बढ़ती है और जिसमें आपके एसेट्स जैसे आपका मशीनरी हो गया, कोई एसेट्स आगे पर कम हो रहा है, आपने सेल कर दिया, तो आपका वो होता है कैपिटल रिसिप्ट होता है। चलिए अब फ्रेंड बात करते हैं कि अगर आपका जीडीपी बढ़ेगा तो क्या ज्यादा गुड्स का मतलब होता है। तो फ्रेंड जी हाँ, अगर किसी भी इकोनॉमी में आपका जीडीपी बढ़ता है तो इसका मतलब आपका फ्रेंड ज्यादा गुड्स बनते होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या है, यस। अब बात करते हैं फ्रेंड कि आपका रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है फ्रेंड। आपको एक्सप्लेन करता है न्यूमेरिकल एग्जांपल को लेके, तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ छोटा सा। देखिए फ्रेंड होता क्या है, आपका जो जीडीपी होता है ना, जीडीपी जो आपका फ्रेंड होता है ना, या तो वो आपका करंट प्राइस पे होता है, ठीक है, या तो आपका जीडीपी फ्रेंड आपका कांस्टेंट प्राइस पे होता है फ्रेंड, ठीक है। फॉर्मूला आपका क्या होता है, P इंटू Q फॉर्मूला है, P इंटू Q आपका फ्रेंड फॉर्मूला है। तो जब आपका जीडीपी आपका करंट प्राइस पे होता है ना फ्रेंड आपका, तो इसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी कहते हैं फ्रेंड, इसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं हम लोग। और जब का जीडीपी आपका होता है कांस्टेंट प्राइस पे, इसको फ्रेंड रियल जीडीपी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको एक्सप्लेन करना था कि इसमें आपको दोनों चेंज हो सकता था, और इसमें आपका फ्रेंड सिर्फ आपका क्वांटिटी चेंज होती है। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट प्राइस है, आपका प्राइस ये तो कांस्टेंट रह गया। तो आपको फ्रेंड इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था न्यूमेरिकल एग्जांपल को लेके, आपको फुल में से फुल मार्क्स यहाँ पे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। चलिए फिर आपको जो क्वेश्चन था यहाँ पे अगला वो था कि यहाँ पे क्वेश्चन था भाई क्वांटिटी में क्वालिटी का, तो क्वांटिटी वो होता है जिसमें बैंक रेट की बात करते हैं, रेपो रेट की बात करते हैं, रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं। क्वांटिटी क्या होता है, जो क्वांटिटी को डिसाइड करता है उसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं, और जो क्वालिटी को डिसाइड करता है जैसे बैंक सेशन हो गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज हो गया, तो फिर इसको बोलते हैं अपना ये वाला, ठीक है। चलिए
अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एक और था कि अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो, एग्रीगेट सप्लाई हो तो क्या होगा। फ्रेंड देखिए क्वेश्चन आपके पेपर में होगा ऊपर नीचे। अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो, एग्रीगेट सप्लाई से तो क्या होगा। फ्रेंड अगर आपका एग्रीगेट डिमांड कम होता है एग्रीगेट सप्लाई से ना, तो जो हमने देखा था ग्राफ में, तो क्या होगा, आपका आउटपुट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इनकम कम होगा। और आपको फ्रेंड अगर आपका एक्स एंड सेविंग, आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो तो सेविंग से क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। फ्रेंड ठीक है ना। चलिए इतना तो हो गया। फ्रेंड आप बात करते हैं आपकी जो न्यूमेरिकल यहाँ पे था वो लेके यहाँ पे, और जहाँ पे फ्रेंड बात करते हैं एनआई के न्यूमेरिकल पे। चलिए फ्रेंड बात करते हैं एनआई के न्यूमेरिकल क्या था। तो फ्रेंड जो एनआई के न्यूमेरिकल था ये भी आपका सेट 1 सेट 2 सेट 3 में सेम ही था। तो चलिए बात करते हैं सेट 3 के, तो उसके न्यूमेरिकल को लेते हैं। फ्रेंड यहाँ पे आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना था और आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना था। फ्रेंड ठीक है ना। चलिए तो देखिए मैंने अगर बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को लेकर, तो कैसे निकालोगे आप यहाँ पे। फ्रेंड आपको देखिए जो पहला वाला मेथड था ना, फ्रेंड आपको जाएगा अपना यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्सपेंडिचर मेथड लिखता हूँ फ्रेंड आपको यहाँ पे। तो देखिए मैंने बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड को लेके, तो इसमें क्या क्या चीज ऐड करते हैं मैंने आपको समझाया था, आपको जो न्यूमेरिकल की वीडियोस में कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। चलिए फ्रेंड यहाँ पे मैं सीधे आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन कर देता हूँ क्या है। तो देखिए फ्रेंड कैसे होगा, हम बात करते हैं फ्रेंड अपना यहाँ पे। देखिए पहली बात है कि आप एक्सपेंडिचर मेथड पे आओ। एक्सपेंडिचर मेथड को सॉल्व करने के बाद तो फ्रेंड जीडीपी एमपी आता है। करेक्ट है सर, बिल्कुल आता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या चीजें जोड़ते हैं, पहली बात जोड़ते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर को। अगर ना दिया हो तो दो चीजें ऐड करते हैं, कौन कौन सा, प्राइवेट फाइनल और गवर्नमेंट फाइनल ऐड करते हैं। तो प्राइवेट फाइनल आपका फ्रेंड दिया था 7200 और आपका गवर्नमेंट दिया था 6100। तो इतना अपना फ्रेंड हो गया। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर को ऐड करते हैं किसके साथ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के साथ, जीडीसीएफ, जो क्वेश्चन में गिवन नहीं था। तो हमें इसी को फ्रेंड कैलकुलेट करना था। और फिर इसको क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं नेट एक्सपोर्ट के साथ। चलिए फिर यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं नेट एक्सपोर्ट के साथ। नेट एक्सपोर्ट क्या दिया था, नेट एक्सपोर्ट दिया था 3400। करेक्ट है फ्रेंड। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारा फ्रेंड आता है जीडीपी एमपी अपना आ जाता है फ्रेंड। करेक्ट है फ्रेंड, जी हाँ आ जाता है। चलिए थोड़ा सा फटाफट सॉल्व करते हैं फ्रेंड। जीडीपी एमपी कितना अपना आ रहा है, देखिए यहाँ पे आपका श्योरली फ्रेंड अपना ऐड कीजिए कितना अपना आ रहा है यहाँ पे। आप यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे वो था 16,700। करेक्ट है फ्रेंड। चलिए इतना होगा अपना फ्रेंड यहाँ पे। और हमको यहाँ पे जीडीपी दिया यहाँ पे फ्रेंड अपना नहीं दिया था। चलिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड जो बताया जा रहा है ध्यान समझेगा फ्रेंड। नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, एनएनपीएफसी। कैसे पहुंचते हैं इसके थ्रू, तो अब यहाँ पे लिखते हैं जीडीपी एमपी लिखते हैं। इसमें से जी से एन पाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे इस क्वेश्चन में जो भी होगा। डी से एन पाने के लिए क्या करते हैं, एनएफआई ऐड करते हैं, यहाँ पे एनएफआई अपना ऐड कर जाएंगे। और एमपी से एफसी पाने के लिए क्या करते हैं, माइनस एनआईटी कर देते हैं। करेक्ट है फ्रेंड, जी हाँ सर। थोड़ा आपका एनएनपीएफसी नेशनल का क्वेश्चन गिवन था जो था 22,100। ये क्वेश्चन गिवन था इज इक्वल टू जीडीपी एमपी क्या आया हुआ था, ये आपका जीडीपी एमपी आया हुआ कितना है 16,700 प्लस जीडीसीएफ अपना हो गया। और डेप्रिसिएशन फ्रेंड क्वेश्चन में दिया गया था जो था आपका -500 फ्रेंड हो गया। और प्लस एनएफआई अपना एनएफआई ऐड कीजिए कितना आपका हो गया -150 अपना हो गया। करेक्ट है फ्रेंड। और माइनस एनआईटी करते हैं तो आपका हो जाएगा -700 हो जाएगा। करेक्ट है फ्रेंड। अब चलिए इसको फटाफट इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड अपना। यहाँ पे देखिए फ्रेंड आपको कितना यहाँ पे आ रहा है, फटाफट यहाँ पे देखिए कितना अपना आ रहा है फ्रेंड अपना यहाँ पे आ रहा है 15,350। आप इसको फ्रेंड सॉल्व कीजिएगा, आपका इतना कुछ आ रहा होगा प्लस जीडीसीएफ अपना फ्रेंड यहाँ पे हो गया। चलिए अब देखिए फ्रेंड आपने क्या है 2100 माइनस 15350 इसको अपना जीडीसीएफ अपना फ्रेंड जाएगा। तो क्वेश्चन ट्रिकी कर दिया एग्जाम ने इस बार, तो आपका फ्रेंड यहाँ पे आ जाएगा 6,750। करेक्ट फ्रेंड अपना। तो अपना फ्रेंड ये अपना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया करोड़। ठीक है ना, जीडीसीएफ। चलिए तो फ्रेंड हो गया पे। अब फ्रेंड बात करते हैं जो इसका अगला पार्ट था कि ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालते हैं। चलिए अब ऑपरेटिंग सरप्लस थोड़ा सा फिर से घुमा दिया क्वेश्चन में इस बार। आपका ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलेगा, लेकिन आपका ऑपरेटिंग सरप्लस तो मेथड सिंपल था, ये अपना निकलेगा फ्रेंड इनकम मेथड से। चलिए बात करते हैं कैसे निकालना है इसको। फ्रेंड इनकम मेथड जब सॉल्व करते हैं तो अपना वहां पे आता है एनडीपी, यहाँ अपना फ्रेंड यहाँ पे एफसी आ जाता है। करेक्ट, इसमें क्या क्या चीजें जोड़ते हैं, इसमें अपना जोड़ते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को ना दिया हो तो विद इन सैलरी पेड इन कैश काइंड सिक्योरिटी और पेंशन ऑन रिटायरमेंट को ऐड करते हैं। बट क्वेश्चन को देखो तो सिर्फ इसमें एक ही चीज दिया था आपका जो था विद इन सैलरी 12,000। तब इसको ऐड कर लेते हो और इस अमाउंट को ऐड करके ऑपरेटिंग सरप्लस साथ क्वेश्चन नहीं गया उसको फिलहाल छोड़ देते हैं और इसको जोड़ते हैं अपना लास्ट के साथ जो अपना मिक्स्ड इनकम था जो अपना क्वेश्चन में दिया था 4800।
करेक्ट है फ्रेंड अपना। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना अपना आ रहा है यहाँ पे 1688, करेक्ट है फ्रेंड अपना, इतना हो गया। चलिए अब फ्रेंड अपना यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस कितना हो गया देखिए फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड हमें फॉर्मूला क्या होता है एनडीपीएफसी का, राजस्थान निगम का फॉर्मूला होता है एनडीपीएफसी। एमडीपीएफसी से अगर हमको यहाँ पहुंचा तो क्या करेंगे, एन एंड सी में डी से एन पहले क्या करते हैं, ये ऐड करते हैं, ऐड कर देंगे तो कितना कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन में गिवन था जो था 22,000 डिवाइडेड कितना हो गया, और एनडीपीएफसी फ्रेंड अपना यहाँ पे आया हुआ था जो था 16,800 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। और फ्रेंड यहाँ पे जब बात करते हैं एफआईए का, तो क्वेश्चन में एफआईए दिया था -150 दिया था क्वेश्चन में, ठीक है फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा 22,100 इज इक्वल टू 16,800 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस -150 कितना हो जाएगा। आप फ्रेंड जो सॉल्व करिए देखिए कितना आपको फ्रेंड फटाफट अपना आ रहा है। अगर आप इसे सॉल्व करते हो फ्रेंड तो आपका देखिए कितना आ रहा है, आपका आ जाएगा 1,606 कितना फ्रेंड यहाँ पे आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस में। अब आप इसको भेजिए कितना फ्रेंड अपना आ जाएगा, इसको भेज के माइनस करेंगे आप तो आपका फ्रेंड यहाँ पे आ जाएगा वो होगा 5,450 करोड़, ठीक है फ्रेंड अपना। तो भाई इस क्वेश्चन का फ्रेंड आपका क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। चलिए तो फटाफट बात कर लेते हैं आप साथ जो क्वेश्चन डिफरेंट थे उसके साथ बात कर लेते हैं फ्रेंड, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए फ्रेंड आपको अभी तक सॉल्यूशन सारे मिले हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहुत इसमें आप लोग के लिए लाए गए सॉल्यूशन यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स की कमेंट थी हमारे पास। चलिए तो जो ये जो फ्रेंड जो क्वेश्चन अलग था तो फ्रेंड उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे पेपर में ऐसे ही था, जो क्वेश्चन नंबर 7 था आपका कि अगर कोई आपका मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस पे दिया गया आपका, तो इसको क्या करोगे आप, ये अपना कोई मार्केट है अपना, यहाँ समझे फ्रेंड पेपर में ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे पेपर में क्वेश्चन सेम ही था। यहाँ पे क्वांटिटी लिखोगे, यहाँ पे अपना प्राइस लिखोगे आप, और फ्रेंड में क्या होता है ये अपना डिमांड लाइन है, ठीक है, और फ्रेंड ये सप्लाई लाइन है, करेक्ट है फ्रेंड। यहाँ पे अपना इक्विलिब्रियम था, यहाँ पे अपना फ्रेंड इक्विलिब्रियम था, करेक्ट है सर, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ने कहा कि अगर इनपुट प्राइस बढ़ाओगे और सारी चीजें कांस्टेंट है तो क्या होगा, तो क्या होगा फ्रेंड, क्या इफेक्ट आएगा इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में। और वैसे फ्रेंड अगर बात है सेट 2 सेट 3 में, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके इनपुट प्राइसेस का वहां पर उन्होंने लिख दिया था, वहां पर उन्होंने बात करते टेक्नोलॉजी लिख दिया था। तो इन शॉर्ट इन्होंने क्या कहा है ना कि प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, दूसरी चीजें चेंज हो रहे हैं, तो क्या करोगी, तो क्या इक्विलिब्रियम प्राइस पे कोई इफेक्ट आएगा, क्या लगता है आपको। सर बिल्कुल इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं इफेक्ट आएगा, क्योंकि भाई ये ग्राफ तो प्राइस पे बेस्ड होता है, इनपुट प्राइसेस पे बेस्ड नहीं होता है। तो अगर आपका इनपुट प्राइसेस बढ़ रहा है ना, तो उससे आपका ना ही आपका इक्विलिब्रियम प्राइस पे कोई इफेक्ट आएगा, ना ही आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट आएगा। इसी को आपको इलुस्ट्रेट करना था और आपका फुल मार्क्स फ्रेंड मिल जाते। क्लियर है ना, यही ग्राफ है, यही डायग्राम है, कुछ नहीं करना, क्योंकि इनपुट प्राइसेस बढ़ रहा है, उस गुड्स की खुद की प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इस ग्राफ में उसे शो करता है प्राइस ऑफ क्वांटिटी को शो करते हैं। क्लियर फ्रेंड। वैसे फ्रेंड आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे एक और था जो कुछ पेपर सेट्स में अलग था, वो था पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉमिनल इकोनॉमिक्स क्या होता है। फ्रेंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जो एक्चुअली में अगर होता है, जब फ्रेंड जब बात करते हैं नॉमिनल इकोनॉमिक्स का, फ्रेंड नॉमिनल इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है आपकी जो हो सकती थी बट एक्चुअली में होती नहीं है, उसको फ्रेंड बात करते हैं नॉमिनल इकोनॉमिक्स का। अब फ्रेंड बात करते हैं सेट 2 में जो क्वेश्चन डिफरेंट था वो था क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है। तो फटाफट फ्रेंड आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। वो फ्रेंड आपको जो अलग क्वेश्चन था वो था हाँ कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। फ्रेंड जब बात करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, इसका मतलब होता है अलग से मतलब जो सेलर्स है ना, ये अलग वाले बंदे को अलग अलग प्राइसेस पे मतलब बात करें तो मतलब जो गुड्स है ना उन प्राइसेस अलग अलग को अलग पे दिया जा रहा है, सो कहता है प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना। क्लियर है। अब मान लिया मैं ही हूँ, आपको इसको बंदे को अलग प्राइस पे दे रहा हूँ, मैंने इस बंदे को अलग प्राइस पे दिया, मैंने इस गुड्स को इस बंदे को अलग प्राइसेस पे दिया, हमें सेम प्रोडक्ट अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग प्राइसेस पे देते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ठीक है ना। चलिए पहला फ्रेंड क्वेश्चन था कि मोनोपोली मार्केट मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या होता है। फ्रेंड इसमें आपका एक इनइलास्टिक होता है और एक आपका कम इलास्टिक होता है, तो इलास्टिक ज्यादा इलास्टिक कम इलास्टिक होता है। फ्रेंड वैसे फ्रेंड अगर बात करते हैं आपका तो इसी में आप अगर आओ तो क्वेश्चन नंबर 22 पे जाओ फटाफट। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा डिफरेंट था फ्रेंड। हाँ यहाँ पे बताना था आपको कुछ वैल्यू एडिशन बताना था कि क्या होता है। फ्रेंड कोई गुड्स बना रहे हो आप भेज रहे हो तो वो दूसरे के पास जा रहा है, तो हर बार जो वैल्यू उसमें ऐड हो रहा है ना बनाने में, उसके वैल्यू एडिशन करते हैं। जीडीपी क्या होता है फ्रेंड, तो जो भी कोई गुड्स आपकी इकोनॉमी के अपने कंट्री के बाउंड्री के अंदर बनता है इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। फ्लो वेरिएबल क्या होता है फ्रेंड, हाउस होल्ड है,
और वहाँ पे अपना फॉर्म बैठा हुआ है। तो जो कोई भी चीजें मूव कर रही है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में बिना पैसे के, उसको फ्रेंड फ्लो वेरिएबल कहते हैं। ऐसे था इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, जो पैसा इनकम अर्न करो प्रॉपर्टी से, और प्रॉपर्टी सबसे पहले अपने यहाँ पे जो अर्न करते हैं उसको बोलते हैं। फिर अगर बात करते हैं सेट 3 में, तो सेट 3 में जो क्वेश्चन डिफरेंट था वो क्वेश्चन नंबर 9 डिफरेंट था। इसके बाद फिर हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपका जो क्वेश्चन अलग था वो था यहाँ पे अलग सेट्स में, वो यही था, इसी को लेकर था फ्रेंड। बताया मैंने कि यहाँ पे आपका यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी। तो फ्रेंड टेक्नोलॉजी अगर चेंज होती है तो भी कोई डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो भी आपका इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सेम रह जाएगा, जो ये ग्राफ मैंने फ्रेंड यहाँ पे बनाया हुआ। तो टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो रही तो कोई भी ग्राफ में चेंज नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फिर आपका यहाँ पे सेम रह जाएगा। वैसे फ्रेंड क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 था ये भी अलग था, कि जो फॉर्म होती है प्राइस प्रॉफिट कंपटीशन में प्राइस टेकर होती है। जी हाँ, फॉर्म प्राइस टेकर होती है, क्योंकि अगर भाई वो नहीं दूंगा तो दूसरा बंदा, वो जो कस्टमर है वो किसी और से ले लेगा। लेकिन आपका मोनोपोली मार्केट क्या होता है, सिंगल सेलर है, भाई मैं ही बेच रहा हूं, अगर मैं नहीं दूंगा तो वो बंदा किसी से नहीं ले पाएगा, तो मैं प्राइसेस को बनाऊंगा। ठीक है फ्रेंड। वैसे अगर बात करते हैं आपके फेवर, तो क्वेश्चन नंबर 24 था, वो भी बस डिफरेंट है। तो यहाँ पे था ट्रेड डेफिसिट क्या होता है फ्रेंड। यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, जब एक्सपोर्ट आपका कम होता हो इम्पोर्ट ज्यादा होता है, उसको फ्रेंड अपना ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। ठीक है ना, ट्रेड में सर्विसेज में। और करंट अकाउंट में आप गुड्स की बात करो, सर्विसेज की बात करो, यूनिट रेट की बात करो, जब इसका ज्यादा आपका ज्यादा दे रहे हो और कम मिल रहा है तो उसको आपका डेफिसिट कहते हैं सच्चे में। चलो फ्रेंड एक्सप्लेन करा था कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड करता है फ्रेंड। डिसाइड करता है आपका डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे फ्रेंड, आपका डिसाइड करता है जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मीट करती है फॉरेन करेंसीज की, वो आपको फ्रेंड आप करता है। तो फ्रेंड अगर बात करें आपसे इन तीनों सेट्स को लेते हुए, जो आपके पास सेट्स तीनों था यहाँ पे। अब देखो फ्रेंड बता, जैसे आपको मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि मेरे पास फ्रेंड तीनों सेट था। ये सेट 1 था मेरे पास, ये मेरे पास ये सेट 2 था, आप देख सकते हैं मेरे पास ये सेट 2 था, आप ये देख सकते हैं फ्रेंड अपने पास ये सेट 1 था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और फिर आप ये देख सकते हैं जो सेट 3 था, ये तीनों सेट फ्रेंड मेरे पास यहाँ पे थे, जो उन्होंने आपके सामने तीनों पेपर का सेट्स का सॉल्यूशन किया फ्रेंड। अगर आपको फ्रेंड ये लगा हो अभी तक कि कोई क्वेश्चन छूट गया हो, तो मैं कोशिश किया क्वेश्चन छूटना कल ही बात है। क्वेश्चन छूट गया तो कमेंट जरूर करिएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने हर एक दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तो वीडियो लंबी हो गई, बट क्योंकि तीनों पेपर का सॉल्यूशन देना था एक साथ रिटन फॉर्म में जो हम लोगों ने किया। सो गाइस गुड बाय टू योर, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो गाइस गुड बाय टू योर एंड सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। सो गाइस गुड बाय टू योर।